हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के लाइव क्लास में, आज के इम्पॉर्टेंट और स्पेशल क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा क्लास है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन। इसको हम पार्श्व क्रम समूहन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब सभी लोग जल्दी जल्दी से आज के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम समूहन, या कहिए समानांतर क्रम समूहन। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। सब लोग बढ़िया हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करें। देखिए, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी से, आज स्पेशल क्लास है, बोर्ड के एग्जाम में पूछता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन, ठीक है। क्लियर है? तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन। प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होती है और विद्युतीय विभव V का मान जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन। प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है और सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। यानी यहाँ पर जो है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि V जो है, ठीक है, प्रवाहित धारा, कल जो हमने पढ़ा था कि I जो है, एक सेकेंड, कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? श्रेणी क्रम समूहन ना। हाँ जी, चलिए, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि I जो है, प्रवाहित धारा I जो है वो नियत रहता है। आज हम पढ़ेंगे V जो होगा वो नियत रहेगा, क्योंकि हमने अभी बोला कि प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, परंतु सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। यानी एक चीज़ क्लियर कहेंगे, प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम समूहन में V जो होता है वो हमारा क्या होता है जी? वो बिल्कुल नियत रहता है। V हमारा क्या रहता है? नियत रहता है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कांस्टेंट। अच्छा, कल की क्लास में ये तो नॉर्मल सा बात हो गया। शुरू करें आज के क्लास को। रेडी हो गए सब लोग? आ गए सभी लोग लाइव? चलिए, क्लियर है? हाँ, कल के क्लास में हमने कहा था कि रास्ते एक होने से, एक बार फिर से, आज फिर से करते उसी टॉपिक को थोड़ा सा, रास्ते समान होने से धारा के प्रवाह में, ठीक है, यानी धारा का प्रवाह यानी I जो है वो हमारा समान रहता है, ठीक है। I जो है वो समान रहता है, लेकिन ये जो है वो हमारा V जो है वो हमारा चेंज हो जाता है। लेकिन कल के क्लास में एक टॉपिक और हमने पढ़ा था कि रास्ते अलग अलग होने से, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि रास्ते अलग अलग होने से, रास्ते अलग अलग होने से, अलग अलग होने से I जो है वो बदल जाता है और V जो है वो नियत रहता है। यानी ये हमारा कांस्टेंट रहता है। और यहाँ कौन कांस्टेंट रहेगा? I कांस्टेंट रहेगा। तो कल के क्लास में हमने I को कांस्टेंट कर रखा था क्योंकि रास्ते नहीं बदल रहे थे। कल किस तरह का डायग्राम हमने बनाया था? कल हमने इस तरह का बनाया कि ये है पहला, ठीक है, इसी के साथ दूसरा, फिर इसी के साथ तीसरा प्रतिरोध, और यहाँ से हमने बैटरी लगाकर जो भी है इस तरह से धारा प्रवाहित किया था I। लेकिन आज देखिए, आज जो है वो बिल्कुल चेंज है। क्लियर है? आज की क्लास आज बदल रहा है ना। देखिए, आज हमने क्या किया कि R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध, तीनों को समानांतर क्रम में इस तरह से संयोजित किया है कि इसका जो पहला अक्ष है, ठीक है, इन सभी को, इसका पहला जो छोर है, इन सभी को हमने x अक्ष पे आकर जोड़ दिया है। देखिए, इससे जो है मानकर चलिए कि ये R1, R2 और R3 प्रतिरोध है, और तीनों के लिए विभव V जो है वो बिल्कुल समान होगा, क्योंकि हमने कहा है कि रास्ते बदलने से I बदल जाता है, यानी धारा के प्रवाह में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन विद्युतीय विभव V जो है
वो हमारा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ से जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे आई, तो यहाँ से हमने सेल लगाकर यहाँ से यहाँ तक आई धारा प्रवाहित की। अब यहाँ से आने के बाद एक यहाँ धारा प्रवाहित हो रहा है, एक सामने, एक यहाँ, मतलब 3 प्रतिरोध काम कर रहा है। तो यहाँ से जो होगा वो R1, R2, R3 प्रतिरोध है, और तीनों जुड़ा हुआ है किससे? इसका पहला अक्ष जुड़ा हुआ है, पहला छोर जो है वो x अक्ष से जुड़ा हुआ है, और दूसरा छोर जो जुड़ा हुआ है, देखिए दूसरा छोर जो है वो हमारा किस अक्ष से जुड़ा हुआ है? y अक्ष से जुड़ा हुआ, y अक्ष से जुड़ा हुआ है। और सभी के लिए विभव क्या होगा? v होगा, क्योंकि हमने कहा है कि रास्ते अलग होने से I का मान बदल जाता है। तो यहाँ तक तो I धारा प्रवाहित हो रहा था, लेकिन जैसे ही अब ये तीनों अलग अलग रास्तों में बदल गया, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि ये I1 धारा प्रवाहित कर रहा है, ये जो है वो I1, और ये I2, और ये I3। यहाँ तक क्या था? I धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जैसे ही रास्ते बदल गए I के मान में परिवर्तन हो गया, लेकिन V जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा। और इसी के अनुसार हमने एक तुल्य परिपथ की कल्पना की, तुल्य परिपथ बनाया। तुल्य का मतलब ये इसके समान होता है। तो यहाँ से हमने I धारा प्रवाहित किया, यहाँ से हमने I धारा प्रवाहित किया, और ये R प्रतिरोध का, ठीक है, R प्रतिरोध को जोड़ा, और विभव जो होगा वो क्या होगा? V होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तुल्य है, ये क्या है जी? ये तुल्य है। तुल्य का मतलब मतलब I1, I2 और I3 जितना काम करता है, मतलब जितना धारा प्रवाहित कर रहा है, ये I अकेला हुआ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ तक क्लियर है? ये लिखिएगा फिर से, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि I तुल्य बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, हाँ या ना? कल हमने किया था V तुल्य बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन यहाँ तो V समान है, यानी V नियत हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर? आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन। यहाँ तक मिलेगा या नहीं? पहले हाँ या ना बताएंगे सभी लोग। यहाँ तक क्लियर है सभी का? अब हम इसके बारे में लिखेंगे, समानांतर क्रम समूहन। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए सभी लोग लिखिएगा, फिगर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सभी लोग हमारे साथ लाइव चैट में लिखिएगा, नीचे लाइव चैट है उस पर क्लिक करिए और लिखना शुरू करिए। चलिए हम कहेंगे, शुरू करें, क्लियर, एकदम दमखम के साथ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उसके बाद साथ साथ पढ़ते रहिए। चल कहेंगे कि प्रतिरोधकों का वैसा समूहन, प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। सब लोग लिखिएगा जी। प्रतिरोधकों का, सब लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे या तो लाइव चैट में लिखेंगे, ठीक है। प्रतिरोधकों का समानांतर, या इसको आप लिख सकते हैं पार्श्व, ठीक है, समानांतर क्रम समूहन कहलाएगा, ठीक है ना? क्लियर? कहेंगे प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन। अब ये नहीं लिखना है कि सभी प्रतिरोधकों के प्रथम सिरों को x अक्ष से जोड़ा गया है और दूसरे अंतिम सिरे को y अक्ष से जोड़ा गया, ये सब उतना नॉर्मल मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब कहेंगे कि समानांतर क्रम समूहन में सभी लोग लिखिएगा, मज़ा आ रहा होगा आज के लिए, नहीं? सभी लोग लिखिएगा। समानांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। नहीं दिख रहा है समान सब में, ठीक है। बीच का विभवांतर समान होता है, ठीक है, इतना काफ़ी है। और ऐसे कंडीशन में हमें प्राप्त हुआ इस हिसाब से, इस तरह तुल्य परिपथ से प्राप्त हुआ, तुल्य परिपथ से
पता चला कि I तुल्य बराबर I1 प्लस I2, ये I रखिए, इसको I लिखना है जी, आपको अपने तरीके से लिखना है, I2 प्लस I3। इसका मतलब कहेंगे कि जितना ये अकेले कर रहा है इतना इन तीनों को मिलकर करना पड़ रहा है। इतना नोट करिएगा सभी लोग, से यस या नो समझ में आ रहा है। I तुल्य बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्रतिरोधकों का वैसा समूह जिसमें सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन कहलाता है। प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर यानी V जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। कल हम लोग I को कांस्टेंट कर रखे थे, आज हमारा V कांस्टेंट है। I कांस्टेंट था तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, आज हमारा V कांस्टेंट है तो I बराबर I तुल्य बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हमें प्राप्त हुआ। क्लियर है? से एस या नो क्लियर है? मज़ा आ रहा है आज के क्लास में? टुडे वी विल, क्लियर है यहाँ तक? मज़ा आ रहा है? चलो अब हम इसको मिटाते हैं। ये तो हमने कल भी पढ़ा था, बार बार एक ही चीज़ को लिखने से क्या फ़ायदा है, नहीं। अब हम लोग कौन सा नियम यूज करेंगे? कैपेसिटर संधारित्र में करते थे C बराबर Q बटे B, आज हम लोग करेंगे फिर से कल वाला कांस्टेंट ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, अब हमें देखिए किसका मान चाहिए, हमें I तुल्य का मान चाहिए, I1 I2 और I3 चाहिए, बस यही तो चाहिए। तो हम कहेंगे चलो हम कहेंगे कि ओम के नियमानुसार, ओम के नियम के अनुसार हमें पता है कि V बराबर जो होता है वो होता है V बराबर, सॉरी सब लोग लिखेंगे, सब लोग लाइव चैट में लिखते चलो। देखो आप आपस में गप करना बंद करो, एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रहा है, ठीक है, बाद में बहुत पछताओगे आप लोग। हमें पता है ओम के नियम से V बराबर, सॉरी फिर से वही हो गया नहीं V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो I का मान चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि I बराबर, ठीक है, ये R बटा में है, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी V बटे R, ठीक है, V बटे R। अब हम कहेंगे R1 प्रतिरोध के लिए I का मान, R2 प्रतिरोध के लिए I का मान, R3 प्रतिरोध के लिए I का मान, और उसके बाद तुल्य प्रतिरोध के लिए, R तुल्य प्रतिरोध के लिए I का मान, फिर आपस में सबको बराबर। वही कल की क्लास जैसा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम कहेंगे देन, सब लोग लिखेंगे, ठीक है, सब लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे कि R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए I1 बराबर, I1 बराबर, I बराबर पता है हमें V बटे R होता है, तो V तो बिल्कुल कांस्टेंट है जी, R जो है वो R1 है, ठीक है, V बटे R1, ठीक है। R2 प्रतिरोध के लिए I2 का जो मान होगा वो V तो कांस्टेंट है, V बटे R2, V बटे R2, और R3 प्रतिरोध के लिए I3 का जो मान होगा वो I3 का मान है V बटे R3, तो यहाँ पर लिखेंगे V बटे R3, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे, सॉरी ज़्यादा हो गया, अच्छा यही समीकरण 3 हो गया ना, समीकरण 3 मानेंगे। अब हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ R के लिए, तुल्य परिपथ R तुल्य के लिए, R तुल्य बराबर, R तुल्य के लिए V बराबर जो होगा, सॉरी हाँ, R तुल्य के लिए I का जो मान होगा I बराबर V बटे R,
तुल्य के लिए I बराबर V बटे R, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, इतना पहले अपनी कॉपी में नोट करिए सभी लोग। समझ में आ रहा है या नहीं? से एस या नो, बिल्कुल बताइएगा हमें, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, जो हम आपको समझा रहे हैं वो कौन एकदम बिल्कुल आपके माइंड में जाना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ या ना? बिल्कुल आ रहा होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से सबको आ रहा होगा समझ में। ठीक है, चलो, काफ़ी गर्मी है पर कोई बात नहीं। हाँ जी, तो तुल्य परिपथ, ये कल एक्चुअली हम ये सब चीज़ कल कर चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी है। लेकिन हाँ, दोनों में डिफरेंस है। वो हमारा श्रेणी क्रम समूहन था, आज हम लोग समानांतर क्रम समूहन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस तो है दोनों में, नहीं? चलिए, अब हम कहेंगे हमें सबका मान निकल गया, I तुल्य का मान निकल गया, I1 I2 I3 करेंगे, सबका मान तो निकल गया ना। तो हम कहेंगे समीकरण 1 2 3 एवं 4 से हमें पता है कि I बराबर जो है, I तुल्य बराबर हमें पता है फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस I3। ये देखिए यहाँ पर है, अब हम सबका मान रख देंगे। ये R तुल्य के लिए I तुल्य का जो मान है वो V बटे R है, तो यहाँ पर हम V बटे R करेंगे। I1 का जो मान है वो V बटे R1 है, I2 का मान जो है वो V बटे R2 है, और I3 का जो मान है V बटे R3 है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि V बटे R तो यहाँ आपको दिख रहा है सिंपल, नहीं? यहाँ से क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब क्या हो गया, हमारा V से V कैंसिल हो गया, तो 1 बटे R बराबर कहेंगे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और ये 1 बटे R जो है ये हमारा तुल्य होगा, सब में तुल्य लगाइएगा। ठीक है, तुल्य का मतलब समान होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया जी, जिस चीज़ की खोज हम कर रहे थे। कल हमने किया कुछ और आज हमें थोड़ा सा ये व्युत्क्रमानुपाती मिला। ठीक है, तो कहेंगे R तुल्य के व्युत्क्रमानुपाती सभी के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है, और यही हमारा फॉर्मूला है। अगर पूछेगा तो हम यही बताएंगे जी। ठीक है, जिसकी तलाश हमें थी वो तलाश पूरी हुई। नोट करो जल्दी जल्दी से सभी लोग, फटाक फटाक। ठीक है, आज हमें इसी चीज़ की खोज थी। सब लोग बताएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिर्फ पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हो आप लोग, समझ में भी आना चाहिए। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर कुछ केसेस करते हैं। यही चीज़ खोजना था हमें, खोज दिया हमने। कल कुछ और था, आज कुछ और है। ठीक है, अब केस नंबर 1 करते हैं। केस 1 में कहेंगे कि अगर n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, अगर n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़े, अगर हम n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ें तो क्या होगा? हमें पता है कि 1 बटे R1 R तुल्य बराबर, ठीक है, 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, और ये डॉट 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 कितना 1 बटे Rn होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा जी हमारा। ठीक है, 1 बटे Rn आई थिंक सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो हमारा ये फार्मूला बन गया। अगर n प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तब इस तरह का कंडीशन बनेगा। एक केस और देखते हैं, केस 2। अगर कहा जाए कि अगर R1 बराबर R2 बराबर R3, ठीक है, तब क्या होगा? मज़ा आ रहा है? ओहो, अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 देन तब क्या होगा? तो हम कहेंगे कि हमें पता है
यहाँ पे करें इसको सॉल्व, क्योंकि इधर नीचे होने पे एक बार स्क्रीन देख लेते हैं हो जाएगा या नहीं होगा। हो तो जाएगा, पर फिर भी हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम लोग सीधे इधर आ जाते हैं। क्लियर है? चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 है तो हम कहेंगे 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एक सेकेंड, हाँ, R1 बराबर R2 प्लस R3। और ये कोई कल्पना नहीं की गई ना, डॉट 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 कितने बार तक, n तक हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबका मान अगर हम बराबर कर दें, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर R3 सबको सबके जगह पर R रख दें, तो 1/R तुल्य बराबर जो होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 n बार तक, n तक जाएगा, इन्फिनिटिव n इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे 1/R तुल्य बराबर जो हो जाएगा वो n/R हो जाएगा, क्योंकि सब जो है वो आपस में बराबर होगा, तो वो जुटकर n/R हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम लीजिएगा फिर R R R R, फिर तो कटेगा ही लास्ट में, तो ऊपर n बचेगा, नीचे R बचेगा, और इस तरह का कंडीशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा था प्रतिरोधकों का समानांतर यानी पार्श्व क्रम समूहन, जिसमें हमने देखा कि 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखिए कुछ केसेस और करते हैं, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट। इसे मैं मिटाऊं, सभी लोग लाइव चैट में जो लिखता है उन बच्चों पर बिल्कुल ध्यान रहता है हमारा जी, टेंशन मत लिया करिए आप लोग, ठीक है, सब पर ध्यान हमारा है। अब हम कहेंगे कुछ केसेस, केसेस हम लेंगे इस तरह से, केस नंबर हमारा 3 हो गया, ठीक है। अगर मानकर चलिए कि केस 3 में हम इस तरह का कंडीशन लेते हैं कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को हम किस तरह में सजाएं, को संयोजित करें हम, ये न्यूमेरिकल में काम देगा आपको, संयोजित करें हम किस में, समानांतर क्रम लिखते हैं, पार्स में आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, अगर हो सकता है तो समानांतर क्रम समूहन में, ठीक है, समानांतर क्रम में। तो ये क्या हमने फॉर्मूला देखा कि हमने देखा कि 1/R तुल्य बराबर हमने देखा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/R तुल्य बराबर जो हमें निकला, 1/R तुल्य बराबर जो हमें निकला, R1 की वैल्यू ये 2 ओम है तो इसको हम R1 कहेंगे, इसको हम R2 कहेंगे और इसको हम R3 कहेंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 हमारा एलसीएम जो होगा वो हमारा 15 30 हो जाएगा। तो ये हमारा 15 बार में, ये हमारा 10 बार में, ठीक है, और ये हमारा 6 बार में, नहीं 15 10 6, हाँ। तो 1/R तुल्य बराबर जो हमें निकला वो हमें निकला 15 10 25 6 31/30, ठीक है, 31/30 निकला। तो सिर्फ R तुल्य की अगर हम कल्पना कर ले, अगर सिर्फ R तुल्य करें तो ये ऊपर चला जाएगा 30/31, ठीक है। यानी ये हमें फाइंड आउट हुआ कि जो R तुल्य की वैल्यू है, अगर हम किसी 3 ओम को, मतलब किसी 3 प्रतिरोध को अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो जो R तुल्य जो हमें फाइनल जो फाइंड आउट होगा वो सबसे छोटे वाले लिए गए प्रतिरोध से भी छोटा होगा, ठीक है, सबसे छोटे लिए गए प्रतिरोध से भी क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? ये केसेस है इस तरह, देखिए आ गया ना, इसकी वैल्यू 1 से भी छोटी होगी, और ये 2 ओम 3 ओम 5 ओम लिया, तो हमने ये देखा कि R तुल्य जो होगा, ठीक है, वो इसकी वैल्यू इतना कम होगा कि हमने जो प्रतिरोध लिया है ना, वो जो सबसे छोटा वाला प्रतिरोध है उससे भी छोटा होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल और ले, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ये काम देगा आपको न्यूमेरिकल में, इसको नोट करिए, फिर एक एग्जांपल और। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, इसको नोट कर, इसको मिटा देते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मानकर चलिए, ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है,
इसी पे सेम। और इस बार 1 2 3 5 नहीं, इस बार हम लेते हैं 1 ओम को कॉमा 2 ओम को और कॉमा 3 ओम को। इसको हम किस चीज़ में संयोजित करेंगे? समानांतर क्रम समूह में। तो 1/R1 R तुल्य बराबर हम कहेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम हमारा हो जाएगा 6, 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में, ठीक है। तो 1/R तुल्य जो हमारा होगा वो हमारा होगा 6 3 2, तो 6 3 9 2 11/6, ठीक है, 11/6। तो R तुल्य जो होगा वो R तुल्य जो होगा वो हमारा 6/11 होगा। 6/11 की वैल्यू 1 से कम होता है। और देखिए हमने सबसे छोटा ओम कौन सा लिया, सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा लिया था? 1 ओम लिया। और जो R तुल्य जो हमारा फाइनल आंसर आया वो 1 से भी कम है। तो हम कह सकते हैं कि पार्श्वक्रम समूहन में अगर हम कितने भी प्रतिरोधों को अगर हम समानांतर क्रम यानी पार्श्वक्रम समूहन में संयोजित करते हैं तो जो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा ना, तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा होगा, ठीक है। इस चीज़ को प्रूव करना था आज के टॉपिक में, मतलब ये लास्ट वाले टॉपिक में। तो आज की क्लास को फिलहाल यहीं पर रहने देते, कल कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। बाय बाय। और किसी का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई किसी का कोई? सब लोग बोलता है सर लाइव चैट में कम बोलिए, सही है, हमें तो बस आगे बढ़ना है ना, नहीं? कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट समझ में आना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाकी आप हमारे ड्रीम क्लासेस के ऐप से अपना कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा इस तरह से, देखिए हम आपको बच्चों को नोट्स भी देते हैं हैंड रिटन्स के रूप में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।